नमस्कार। पिछली क्लास से आगे चर्चा करते हैं। पहले चर्चा कुछ कमेंट से कर लेते हैं। जो मुझे एक दो कमेंट मिले, जैसे एक कमेंट ये था कि सर आपने बताया हवा का फ़ोटो नहीं खींच सकते, क्या हवा भी प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेती है? ये बात गलत। मैंने समझा ये था कि फ़ोटो तभी खींच सकता है जब प्रकाश किरण किसी वस्तु से टकराकर वापस आए। अब ब्लैक होल का फ़ोटो यूँ नहीं खींच सकते क्योंकि ब्लैक होल उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। यदि हम देखते हैं हवा के केस तो हवा में गैप है, खाली स्थान है, कण बहुत दूर दूर हैं, इसीलिए प्रकाश की किरण आर पार निकल जाती हैं और वो टकराकर वापस नहीं आती। इसीलिए हवा का फ़ोटो नहीं खींच सकते। तो दोनों बात क्लियर हुई आपकी। ये कन्फ्यूजन भी ख़त्म हुआ कि हवा का फ़ोटो क्यों नहीं खींच सकते। अब एक बच्चे कमेंट और था कि जी सर ये क्लास कब की चला रहे हो आप? मैंने उससे लिखा 4 साल पुरानी रिकॉर्ड क्लास। जबकि यदि बच्चा नया है तो कोई बात नहीं, यदि वो बच्चा पुराना है तो पता होना चाहिए उसे कि 1 साल पहले मेरी हेल्थ ऐसी नहीं थी। फिर उसने क्वेश्चन करा क्यों ये पता नहीं। शायद बताया हो किसी ने, साथियों ने, कि हमें सर ने तो रिकॉर्ड क्लास डाल दी है। आज 22 सितंबर है। हाँ, 22 अगस्त है आज। तो 22 अगस्त में बोल रहा हूँ मैं आपसे। रिकॉर्ड क्लास में ये तो नहीं बोल सकता ना। परसों क्लास 20 अगस्त की थी, तो रिकॉर्ड में नहीं बोल सकता। और आपको मतलब पढ़ने से है। ये बेफजूल की बातें मत किया करो जिससे कुछ दिक्कतें होती हों। और ज्योग्राफी यदि मैं 10 साल पुरानी भी किताब 10 साल पुरानी क्लास में मेरी है तो ज्योग्राफी 10 साल में बदली नहीं है। ऐसा नहीं है कि सूर्य बदल गया 10 साल में या पृथ्वी बदल गई है। जो चीज़ें करंट में आ जाती हैं वो करंट में जोड़ देते हैं उनको। तो चीज़ें ऐसी हैं, वो 10 साल पुरानी हो या आज की हो, तो उससे कोई टेंशन लेना। हमें अपना कोर्स करना है। सारे लाइव क्लासेस हैं। लाइव मैं आपके सामने इसलिए नहीं हूँ क्योंकि यदि लाइव रहता हूँ तो कई समस्याएं आती हैं। जैसे हमारे यहाँ भी नेट की समस्या, आपके यहाँ भी नेट की समस्या, कई बार लाइव क्लास डिस्टर्ब होगी। तो इसलिए मैं क्लास को लेता हूँ, उसे रिकॉर्ड करता हूँ और आपको डाल देता हूँ। ये क्लास सेव क्लास की मैंने और तुरंत डाल दी, तो इस बात से कंफ्यूज ना हो। अब चलते हैं कल के टॉपिक से आगे। हमारा टॉपिक सौरमंडल था और इस सौरमंडल में हमने बात की थी ब्रह्मांड की, आकाश गंगाओं की, बात की तारे की, तारे संबंधित बात की सूर्य की। और इन सब बातों से जो भी क्वेश्चन रिलेटेड है, संबंधित है, मैंने उन सभी के बारे में बताया। थोड़ा बहुत जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं सूर्य और चंद्रमा पर थोड़ी सी अलग क्लास लूँगा। उनके एक दो क्वेश्चंस और आ जाते हैं एग्ज़ाम में, तो देखिए बिल्कुल शांति से पढ़ते रहिए। हाँ, एक दो क्लास मिस हो जाती है, जैसे कल की क्लास मिस हुई थी, नहीं आ पाई, कल आ जाएगी। क्लास पर डे एक आ रही है तो आप उसे पढ़ते रहिए। अब हम चलते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ मैं
ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि उत्पत्ति के बाद ही कुछ समझा पाऊँगा आपको। जब पहले इसका आप ओरिजिन समझेंगे तो हमने लिखा ब्रह्मांड की उत्पत्ति यानी इसके ओरिजिन कैसे हुआ है, तो इसके लिए सबसे फेमस थ्योरी है जिसे बोलते हैं बिग बैंग सिद्धांत या थ्योरी। इसे हम हिंदी में महा या महान, बैंग मीन्स विस्फोटक, विस्फोटक सिद्धांत। ये सिद्धांत किसने दिया? ये सिद्धांत दिया जॉर्ज लेमेतेयर। जॉर्ज लेमेतेयर ने इस सिद्धांत को दिया और क्या बताया कि इस ब्रह्मांड का निर्माण, सौर मंडल निर्माण जो हुआ है वह बिग बैंग थ्योरी से हुआ है। तो अब हम आगे बात करते हैं। ये सिद्धांत किस पर आधारित है? हम एक वर्ड लेते हैं निहारिका, जिसका इंग्लिश मीनिंग है नेबुला। निहारिका क्या है? यदि ये बात करें तो चला पता एक बादल की फॉर्म में थे, क्लाउड। और इस बादल में क्या था? इस बादल में थे गैस, इस बादल में थे धूल के कण, और इस बादल में थे कुछ गैसीय पदार्थ। इन सब से मिलकर क्या बना था? नेबुला या निहारिका। अचानक क्या हुआ, जब ये इस तरह से मूवमेंट कर रहे थे, सारे घूम रहे थे ऐसे, तो जो भारी कण थे वो नाभिक की ओर खींचते चले गए और नाभिक में तापमान अधिक हो गया। इससे क्या हुआ, यहाँ विस्फोट हुआ एक, और ये नेबुला निहारिका बिखर गई। इस तरह बिखर गई, ऐसे ऐसे बिखर गई ये नेबुला। जो बिखरी है यही चीज़ ब्रह्मांड है, यही चीज़ सोलर सिस्टम है जो हम देख पा रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्मांड के निर्माण में किसका योगदान है? निहारिका का। निहारिका क्या है? एक बादल के फॉर्म में थे। ठीक है, यहाँ से कोई क्वेश्चन आए कंप्लीट है। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं सौर मंडल, सौर परिवार की। सौर परिवार, इसमें क्या है? सूर्य है और क्या है उसका परिवार है। इस परिवार में कौन है भैया? दो चीज़ें हैं। इसके ग्रह हैं, ग्रह, और ग्रहों के क्या हैं? ग्रहों के उपग्रह हैं। ग्रहों के भी क्या हैं? उपग्रह। जैसे सूर्य एक फैमिली रखता है अपनी, उसमें प्लैनेट्स हैं, और प्लैनेट से क्या है? अपने सैटेलाइट हैं, नेचुरल सैटेलाइट। जो ग्रह हैं इनकी संख्या 8 है। कितनी है? 8। नंबर 1 बुध है, नंबर 2 शुक्र है,
नंबर 3 पृथ्वी है। नंबर 4 मंगल है। नंबर 5 शनि है। नंबर 6 अरुण है। नंबर 7 सॉरी मुझसे यहाँ गलती हुई है, एक नंबर 5 पर मैं कर रहा हूँ बृहस्पति, यहाँ गलती है एक। नंबर 5 बृहस्पति, नंबर 6 शनि, नंबर 7 अरुण और नंबर 8 वरुण। ये 8 क्या हैं? ग्रह हैं। अब इनके उपग्रह देखते हैं। बुध का कोई उपग्रह नहीं, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं, पृथ्वी का एक है जिसका नाम क्या है? चंद्रमा, मून। मंगल के 2 हैं जिनके नाम क्या है? एक का नाम डेमोस है और एक का नाम फेबोस है। डेमोस, फेबोस। बृहस्पति के ग्रह सबसे अधिक हैं अब, और संख्या बदलती रहती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 68 लिख रहा हूँ। शनि के कम हैं, 62 हैं, संख्याएँ बदलती रहती हैं। अरुण के 21 हैं और वरुण के 8 हैं। देखिए इस तरह से ये इनके उपग्रह हैं। सभी किस में आते हैं? ये सभी सूर्य के परिवार में आते हैं। अब क्या देखते हैं हम लोग? जो बुध है, अब इन ग्रहों पर अलग अलग चर्चा करेंगे, सभी ग्रहों पर किस तरीके से। पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये इस क्रम में हैं। कैसे हैं? देखिए आप लोग, ये सूर्य है। सूर्य, इसके सबसे नज़दीक बुध है, उसके बाद शुक्र बड़ा है कुछ, उसके बाद पृथ्वी कुछ और बड़ी है, उसके बाद मंगल कुछ और या बराबर की, लगभग इसके पृथ्वी के बराबर के जैसा ही थोड़ा सा बड़ा है। इसके बाद बृहस्पति सबसे बड़ा है, शनि, फिर कुछ छोटा, फिर अरुण उससे छोटा, और वरुण फिर उससे छोटा। देखिए देखने पा रहे हैं हम लोग इस सारे को कि ये ग्रह हैं, और पहले नोट कीजिए और समझिए इतना, फिर मैं चर्चा करता हूँ इससे आगे प्रत्येक ग्रह को लेकर के। अब इसके आगे देखते हैं। जैसे मैंने चित्र बनाया, आपको दिखाया भी है, तो सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है। तो देखिए सामान्य सी बात है, एक बुध है सबसे नज़दीक और सूर्य गर्म है, तो इसलिए सबसे अधिक गर्मी कहाँ जाएगी? बुध के पास होनी चाहिए, जो उसके सबसे नज़दीक है। बुध का तापमान सबसे अधिक होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। थोड़ा अपवाद है इसमें।
एक्सेप्शनल केसेस है, उसकी वजह है कि सबसे अधिक तापमान बुध का ना होकर शुक्र का है। इसकी वजह है क्योंकि उसके जो वायुमंडल है उसमें CO2 गैस पाई जाती है, और CO2 गैस हीट को अधिक एब्जॉर्ब करती है, जिस कारण से शुक्र का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। आप सोच भी नहीं सकते, शुक्र ग्रह का दिन का तापमान लगभग 450-500 डिग्री होता है और रात का तापमान 0 होता है। तो सोचिए कितना वेरिएशन है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग सूर्य से दूर हटते जाएंगे, तैसे तैसे लाइट कम होती जाएगी, हीट कम होती जाएगी, और ग्रह कैसे ठंडे होते जाएंगे। और सबसे लास्ट में जो वरुण है, यह ओबियसली बात है कि सबसे ठंडा होगा, सबसे ठंडा ग्रह होगा। कौन? आपका वरुण। तो देखिए, अब इन ग्रहों के कुछ अपने चरित्र हैं, इनकी कुछ विशेषताएं हैं अपनी, हम उन सब की बात करेंगे। लेकिन पहले एक बात समझ में नहीं आती, एग्जामिनर आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन ना देकर कुछ कुछ कंसेप्ट पर आधारित और समझ पर आधारित क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो देखिए, वो पूछ सकता है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो हमने याद कर लिया बृहस्पति है। हमसे पूछा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, हमने याद कर रखा बुध है या शुक्र है, वैसे बुध है। फिर हमसे पूछा सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, हमने याद कर लिया शुक्र है। फिर हमसे पूछा गया कि बताइए सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो पता हमें कौन सा है, वरुण है। फिर पूछा गया हमसे कि पृथ्वी आकार में कौन से स्थान पर आती है। तो भी इस तरह से हम इतने क्वेश्चन याद कैसे करें कि पृथ्वी आकार में कौन सी आती है, आकार में तीसरे स्थान पर कौन आता है। ये सब विषय या ये सब क्वेश्चंस बड़े पेचीदा होते हैं और इनमें हम फंस जाते हैं। या तो याद कर लीजिए, आप रट्टा मार लीजिए, तोता बन जाइए, तब याद रखेंगे। क्योंकि एग्जामिनर का ये पता नहीं वो क्या पूछ ले, क्योंकि वो कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चंस पूछता है तो वो कुछ ही पूछ सकता है। अब इसके लिए यदि बात करूं मैं, तो मैं थोड़ा सा आपको एक कहानी की ओर ले चलता हूं, जिसमें हम क्या देखते हैं कि हमें लगता है कि जैसे पृथ्वी एकदम ठोस है, हम खड़े हो सकते हैं इस पर। क्या तो हमें अंदाज़ा लगाएंगे हम लोग कि हम और ग्रहों पर भी खड़े हो सकते हैं। अगर हम जाएं बृहस्पति पर तो वहाँ भी हम खड़े हो सकते हैं, जबकि ये बात गलत है। ये बात गलत है, ऐसा नहीं है। हर ग्रह की स्थिति अलग अलग है। और सूर्य देख रहे हैं हम लोग, हमें लग रहा ठोस है, ठोस नहीं है सूर्य। सूर्य एक लिक्विड और गैस दोनों की फॉर्म में है, ठोस नहीं है वो। तो देखिए, इस बात से हमें एक अंदाज़ा लगा कि इसका मतलब पहले जब निहारिका थी, नेबुला थी और विस्फोट हुआ था, तो वह भी ठोस नहीं थी, वह भी लिक्विड और गैस फॉर्म में थी। उससे जो बिखराव हुआ तो वो भी सब लिक्विड गैस फॉर्म में थे। तो अब इसी को देखते हैं हम लोग, इसी पे चर्चा करते हैं हम लोग। कैसे करते हैं देखिए, एक कंसेप्ट दी गई, बताया गया कि बहुत दिन पहले की बात थी, जब तक कोई ग्रह बना नहीं था और
सूर्य अपने लिक्विड फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है, हाफ लिक्विड, जैसे प्लास्टिक होता है, जैसे तारकोल होता है, जैसे शहद होता है। तो इसके पास से एक बड़ा तारा, इससे बड़ा स्टार इसके नज़दीक से गुजरा। एक बड़ा तारा इसके पास से गुजरा और इस तारे ने इस पर क्या लगाया? बल लगाया। क्योंकि आपने पढ़ा है, न्यूटन ने ये कहा है कि ब्रह्मांड के कोई भी दो कण आपस में आकर्षण बल लगाते हैं आपस में, चाहे वो कोई भी दो कण हैं। तो जब ये बड़े तारे ने इस बल लगाया और इसे अपनी ओर खींचा, तो सूर्य तो खिंच नहीं पाया इतनी जल्दी, लेकिन इसका कुछ लिक्विड पार्ट एक बूंद के रूप में ऐसे होके आगे बढ़ा। जैसे कि हम शहद में डुबोए उंगली, या हम तारकोल में डुबोए उंगली और ऐसे उठाएं उसे, तो वो उंगली पर जो तारकोल होगा उसकी फॉर्म नीचे से पतली होगी, उंगली पतली होगी और बीच से मोटा होगा, यानी इस फॉर्म में होगा। अब क्या था? तार निकल गया, ये बूंद उल्टी सूर्य पर नहीं चिपक पाई। जब नहीं चिपक पाई तो ये सूर्य के चारों तरफ घूमने लगी और घूमने लगी, फिर इसमें विस्फोट हो गया और इसी से 8 ग्रह बने। मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, देखिए इस फॉर्म में कुछ ये बूंद थी, इस तरह के फॉर्म में, शुरू में पतली, अंत में पतली, बीच से मोटी। अगर हम देखते हैं जब टूटेगी ये, तो यहाँ क्या बनेगा? छोटा ग्रह, पक्की बात है। यहाँ क्या बनेगा? इससे बड़ा। यहाँ क्या बनेगा? इससे बड़ा। यहाँ इससे बड़ा, और यहाँ सबसे बड़ा बनेगा। आप देख रहे हो? तो हम क्या देख रहे हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति। सबसे बड़ा हो गया ना। फिर साइज घटेगा, ये क्या होगा? शनि, अरुण, वरुण। फिर साइज कम हुए, लेकिन इनके साइज इनसे ज़्यादा थे। तो फर्स्ट पे कौन आया? बृहस्पति, सेकंड पे शनि, थर्ड पे अरुण, फोर्थ पे वरुण, और पृथ्वी का नंबर कौन से स्थान पर है? 5वें पर। छठे मंगल और 7वें पर शुक्र, और 8वें पे कौन है? आपका बुध ग्रह। मैंने इस कंसेप्ट को यूँ समझाया है कि आप भूल भी जाते हो तब भी आपके याद रहे कि इनका निर्माण इस प्रकार से हुआ होगा। ठीक है, अब मैं इससे कितने क्वेश्चन निकाल सकता हूँ? कैसे? देखिए, आपको इसका पता होना चाहिए ज़रूर। इससे क्वेश्चन देखिए आप, मैं पूछूं आपसे पृथ्वी के दोनों ओर कौन कौन से ग्रह हैं, तो आपको चित्र पता है। एक तरफ मंगल है और एक और कौन है? शुक्र है। क्वेश्चन आया, आपको चित्र मालूम था, आपने कर दिया। उसने पूछा पृथ्वी सूर्य से किस स्थान पर है, तो पता है बुध छोड़ दो, शुक्र छोड़ दो, और नंबर 3 पर कौन है? पृथ्वी है। फिर पूछेगा कि मंगल ग्रह पृथ्वी से ठंडा है? ऑब्वियसली ठंडा है। ठीक है, फिर पूछ सकता है वो कि बृहस्पति ग्रह के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? एक तरफ शनि और एक तरफ मंगल। देखिए कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं और ये बुक से आपको नहीं मिलेंगे।
बुक्स आखिरकार कितने क्वेश्चंस बनाएगी। लेकिन अगर हमें ये पता है, इनका क्रम पता है, तो मुझे लगता है कि फिर कैसा भी क्वेश्चन आए हमसे बच नहीं पाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन गिरोहों को लेकर के, इनकी अलग अलग बातें। जैसे नंबर 1 मैं बात करूँगा बुध ग्रह की, जो सूर्य के सबसे नज़दीक है। आप भी नोट कर लेंगे, बुध ग्रह, या इसे इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी, मरकरी प्लेनेट। अब जो बुध है, इसके बारे में क्या क्वेश्चंस पूछे गए और क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप इन्हें देखिए। हमने लिखा बुध, इंग्लिश से मरकरी। क्या बताया नंबर 1 विशेषता में? सूर्य के सबसे नज़दीक। दूसरी विशेषता क्या देखते हैं हम लोग? इसका कोई उपग्रह नहीं है। अब सोचो, सबसे नज़दीक है तो सूर्य का चक्कर भी सबसे जल्दी काट लेगा। तो इसे क्या हुआ? यह सूर्य का एक चक्कर सबसे जल्दी 88 दिन में पूरा करता है। इसका मतलब इससे क्या बात मिली हमको? एक बात मिली कि जो भी ग्रह सूर्य का चक्कर काटता है, उसमें जितने भी दिन लगते हैं वह उसका वर्ष होता है, 1 साल होता है। पृथ्वी को सूर्य का चक्कर काटने में लगभग 365 दिन लगते हैं। तो पृथ्वी का एक वर्ष कितने दिन का है? 365 का दिन का। ऐसे ही जो बुध है वो कितने में काट लेता है? वो काटता 28 दिन में। तो उसका साल कितने का है? केवल 88 दिन का है। ऐसे ही जो सूर्य से दूर जाएंगे ग्रह, उन सभी के वर्ष या चक्कर काटने के दिन या चक्कर काटने का समय बढ़ता जाएगा। और सबसे अधिक समय कौन लेगा बताइए? अरे जो सबसे दूर होगा, कौन होगा? वरुण, नेपच्यून। नेपच्यून का तो टाइम बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए इस ग्रह से इन 3 क्वेश्चंस की संभावना बनती है। और हमें एक खास बात और ध्यान रखनी है कि ये ग्रह सूर्य के चारों तरफ, सूर्य के चारों ओर एक ही दिशा में नहीं घूमते। कुछ ग्रह क्लॉकवाइज घूमते हैं तो कुछ ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। बुध एंटी क्लॉक घूमता है, जबकि 2 ग्रह हैं सिर्फ, 2 प्लैनेट्स ओनली, शुक्र वीनस और अरुण, ये दोनों क्लॉकवाइज घूमते हैं, यानी कि दक्षिणावर्त घूमते हैं। तो हम लोग अब नंबर 2 बात करेंगे शुक्र ग्रह की। मुझे लगता है आपने नोट कर लिया होगा ये। तो अब देखिए नंबर 2 शुक्र ग्रह, इसे बोलते हैं इंग्लिश में वीनस। नंबर 2 शुक्र या वीनस
इसकी विशेषताएं, नंबर 1, इसका तापमान सबसे अधिक, इसका कारण इसके वायुमंडल में कौन सी गैस, इसके वायुमंडल में CO2 गैस पाई जाती है। दिन का तापमान 450-500 और रात का 0 डिग्री। एक बात। दूसरी बात, है इसका कोई उपग्रह नहीं है। नंबर 3, इसे सुंदरता की देवी कहा जाता है। इसे सुंदरता की देवी कहा जाता है। अगली बात, नंबर 4, इसका आकार तथा झुकाव, टिल्ट तथा झुकाव पृथ्वी के लगभग बराबर है। इसलिए इसे पृथ्वी की बहन कहते हैं। इसकी चौथी बात देखिए। पांचवी बात, यह शाम व सुबह को पूर्व दिशा की ओर, वैसे सुबह को पूर्व को और शाम को पश्चिम, मैंने लिख दिया है पूर्व पश्चिम की ओर दिखाई देता है। इसलिए इसे सांझ का तारा, इवनिंग स्टार, सांझ का तारा व मॉर्निंग स्टार व भोर का तारा कहा जाता है। आप देख रहे हो, ये इसकी 4-5 ऐसी विशेषताएं हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, जो मैंने लिखी हैं। देखिए, इसे सांझ का इवनिंग स्टार और सुबह का मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। तो शुक्र की विशेषताएं हैं। बुध में मुझसे एक क्वेश्चन छूट गया, थोड़ा ध्यान देना उसको। सबसे छोटा ग्रह मैंने लिख पाया वहाँ पर, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि बुध सबसे छोटा ग्रह है।
अब मैंने घूमने की बात की थी, तो मालूम है आपको इस घूमने में शुक्र और कौन सा, अरुण, यूरेनस एंड वीनस दोनों कैसे घूमते हैं, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूमते हैं, जबकि सभी एंटी क्लॉक घूमते हैं। तो मैं नंबर 6 लिख रहा हूं यहां पर। नंबर 6, शुक्र ग्रह व अरुण, यूरेनस, अरुण ग्रह दोनों सूर्य का चक्कर क्लॉकवाइज, मैं लिखा दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज लगाते हैं। बाकी सभी कैसे हैं, उल्टे घूमते हैं। अब नंबर 3 क्या आएगा, अब आएगा पृथ्वी। इस तो पढ़ ही रहे हम, छोड़ देते हैं। नंबर 4, अब आएगा मंगल, मार्स। क्या विशेषता, नंबर 1, इसके 2 उपग्रह, इसके 2 उपग्रह। नंबर 1 डेमोस और नंबर 2 फैबोस, डेमोस और फैबोस। नंबर दूसरा ठंडा ग्रह है, नंबर तीसरा जीवन की संभावना है। यहाँ लगता है कि जीवन हो सकता है, क्योंकि यहाँ अमेरिका ने और हमने भी कोशिश, सभी हमने चंद्रमा पे की थी कोशिश, पता है आपको, मंगल की कोशिश भी है। तो इस पर अभियान भेजे गए हैं बार बार, और वहाँ जाकर के उपग्रहों ने बताया है कि यहाँ पानी की संभावना है, पानी है, तो इसका मतलब जीवन वहाँ उपस्थित हो सकता है। यदि नहीं भी है तो उत्पन्न किया जा सकता है। ये मंगल है। अब मंगल ग्रह के बारे में एक बड़ी खास विशेषता है कि लाल ग्रह है। जब चमकता है ये तो रेड होता है बिल्कुल, तो लाल ग्रह क्यों है, इसके लिए एक हम तत्वों के बारे में बात करते हैं। जैसे मनुष्य या सभी स्तनधारी मैमल्स या पक्षियों, इव्स के जो ब्लड होता है उसका रंग लाल होता है, आप जानते हो। नंबर 2, हम देखते हैं लाल मिट्टी, रेड सोयल, उसका रंग तो लाल है ही, रेड मिट्टी नाम ही है। और नंबर तीसरा हम देखते हैं कि मंगल ग्रह का रंग, उसका भी लाल है। और तीनों में ये बात सेम लागू होती है कि इनके लाल होने का कारण है इनमें लोहे का पाया जाना। मानव के ब्लड में क्या पाया था, आयरन, ठीक है। लाल मिट्टी में क्या पाया था, आयरन। और किसमें, मंगल ग्रह पर भी आयरन की मात्रा अधिक है, इसलिए वो कैसे दिखाई देता है, वो लाल दिखाई देता है, ठीक है ना। तो हमारा चौथा इसका पॉइंट है, नंबर 4 पॉइंट बना, यह ग्रह कैसा है, लाल है। यह ग्रह लाल है क्योंकि इसमें
लोहा पाया जाता है। मुझे उम्मीद है आप नोट कर लिया होगा। नोट कर ली सारे को। आगे देखते हैं। यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं आई होगी समझने में, क्योंकि मैंने फैक्ट को भी समझाया है कि वो क्यों है। अब बात आती है, अगला ग्रह है बृहस्पति, जिसे हम जुपिटर कहते हैं इंग्लिश में। और ये बृहस्पति ग्रह के विषय में देखा जाए तो हम क्या देखते हैं? सबसे पहली विशेषता, सबसे बड़ा है। दूसरी विशेषता बनती है इसकी कि जो इसका धरातल है, जो इसकी क्रस्ट है, वह उबलते हुए पानी की तरह है, बुलबुले टाइप में। हम वहाँ खड़े नहीं हो सकते। जब उसकी क्रस्ट बुलबुले टाइप में है तो आप समझ सकते हो कि उसकी डेंसिटी तो बहुत कम रही होगी, और बहुत कम है भी। तो बृहस्पति बड़ा होने के बावजूद भी उसका घनत्व बहुत कम है। सबसे कम नहीं कह रहा मैं, बहुत कम कह रहा हूँ। सबसे कम घनत्व तो शनि का है। तीसरी बात, जितना बड़ा ग्रह है, ये सभी ग्रह, एक बात और हमें ध्यान देनी होगी कि जितने भी ग्रह हैं ये दो तरह के चक्कर काटते हैं। एक तो सूर्य केंद्र मानते हैं और ऐसे घूमते हैं, ये तो होता है उसका रिवोल्यूशन, परिक्रमण। और दूसरा अपनी धुरी है, एक्सिस है, उसके चारों तरफ ऐसे चक्कर काटता है और उसे बोलते हैं हम परिभ्रमण या रोटेशन। तो देखिए, बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा होने के बावजूद भी पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। इतना बड़ा होने के बावजूद भी अपनी धुरी पर सबसे तेज गति से घूमता है, सबसे तेज गति से। तो बहुत अच्छा फैक्ट है, और यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं नोट किए देता हूँ, आप नोट कर लेंगे नोटबुक में उनको। अब हम देखते हैं बृहस्पति। बृहस्पति, जुपिटर, नंबर एक बात सबसे बड़ा ग्रह। नंबर दो बात सबसे अधिक उपग्रह, मैंने पहले लिख ही दिए थे। नंबर तीन इसका धरातल उबलते पानी की तरह। नंबर चार
यह अपनी धुरी पर सबसे तेज गति से घूमता है। गति से चक्कर लगाता है। इसी का उपग्रह है एक, जिसका नाम है गनीमेड। मैंने 5 लिख रहा हूँ। इसका उपग्रह गनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह है। 2 उपग्रह और आता है, टिटान है एक, और एक टाइटन है। दोनों भी इसी के हैं, टिटान और टाइटन। अब आता है नंबर 6, शनि, सैटर्न। इसके बारे में खास बात, इसके चारों तरफ, इसके चारों ओर गैस के छल्ले या रिंग कहते हैं उनको, छल्ले पाए जाते हैं। गैस जो होती है मीथेन वगैरह होती है। नंबर 2, इसके 62 उपग्रह हैं। नंबर 3, आकार में दूसरे स्थान पर है। नंबर 3 बात, इसका घनत्व सबसे कम है। ये बातें किसके बारे में है? शनि। अब आता है अरुण। अब इसकी बातें लेते हैं। पहले नोट कीजिए इनको, समझिए। मार्कर में इंक कम है। अब अरुण वगैरह पे क्वेश्चंस अधिक नहीं पूछे गए, कभी नहीं आते उपग्रह हैं किस, ओके ये पूछ लेता है। और दूसरा कि ये शुक्र ग्रह की तरह क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है। दूसरा ये इनके वायुमंडल में मीथेन पाई जाती है। तीसरा ये, बस इसी तरह के 3-4 क्वेश्चंस पूछता है एग्जामिनर। तो अब इसको देखते हैं, अरुण को। इसे बोलते हैं इंग्लिश में यूरेनस। इसके बारे में क्या है? नंबर 1, यह शुक्र की तरह क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है। नंबर 2, इसके 21 उपग्रह हैं। नंबर 3, ठंडा ग्रह है। नंबर 4, आकार में तीसरा स्थान है।
नंबर 5, बस इतना ही काफ़ी है, इतना ही काफ़ी यहाँ से यही पूछता है और ज़्यादा नहीं। अब आता है लास्ट, वरुण बोलते हैं इसको, नेपच्यून। विशेषता नंबर 1, सूर्य से सबसे अधिक दूर, दूसरा इसका वर्ष सबसे बड़ा, अर्थात सूर्य का एक चक्कर सबसे अधिक दिनों में लगाता है। नंबर 3, सबसे अधिक ठंडा ग्रह है। ये क्वेश्चंस वरुण से पूछता है। अब 2005 देखिए क्या है, एक वर्ड है IAU, जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल एरोनॉटिकल यूनिट, और इसका मुख्यालय प्राग में है। तो यहाँ प्रत्येक वर्ष मीटिंग होती रहती है और ग्रहों उपग्रहों के बारे में बातचीत चलती है। तो 2005 में यहाँ मीटिंग हुई और इस मीटिंग में ये निर्णय हुआ, क्योंकि 2005 से पहले प्लेटो, जिसे बोलते हैं हिंदी में यम या प्लेटो, भी वो एक उपग्रह था, लेकिन 2005 में उसे समाप्त कर दिया गया। और प्राग की इस बैठक में ये निर्णय हुआ कि प्लेटो ग्रह नहीं है। 2005 तक सूर्य के 9 ग्रह होते थे, लेकिन 2005 के बाद सूर्य ग्रहों की संख्या कितनी रह गई? घटकर 8 रह गई। वर्तमान में 8 ग्रह हैं सूर्य के, और सूर्य तारा है। सूर्य इन सभी को प्रकाश देता है। ये सभी सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। ये सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं और यही सौर परिवार है। अब प्लेटो के बारे में हम थोड़ा सा ये लिखेंगे, आप नोट कर सकते हो, उसमें नोट कीजिए। 2005 के बाद IAU, फुल फॉर्म लिखिए इसकी, इंटरनेशनल एरोनॉटिकल यूनिट, उसमें लिखिए मुख्यालय प्राग, की बैठक में यह निर्णय हुआ कि प्लेटो एक ग्रह नहीं है।
और सूर्य के ग्रहों की संख्या घटकर 8 रह गई। और सूर्य के ग्रहों की संख्या घटकर 8 रह गई, जो पहले 9 थी। मिटाओ इसे। बस थोड़े यहाँ तक। मैं सोच रहा हूँ इसी क्लास में आपका टॉपिक पूरा हो जाए। जो 1-2 क्वेश्चन बचेंगे वो कल हो जाएंगे। हमने क्या देखा? हमने ग्रह पढ़ लिए हैं, हमने उपग्रह पढ़ लिए हैं। हम नंबर 3 चलते हैं, जिसका नाम है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह, इसके बारे में जानकारी क्या है? नंबर 1, ये बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच की कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आता है, बृहस्पति और मंगल पूछेगा आपसे क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, तो आपका आंसर है मंगल और बृहस्पति कक्षा के बीच में। नंबर 2, हैली एक क्षुद्र ग्रह है जिसे पुच्छल तारा भी कहते हैं। पुच्छल तारा, पूंछ है उसमें। कहते हैं इसकी पूंछ गैस की बनी है, जो कि सूर्य से दूर है। जब इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो यह चमकने लगती है। हैली 76 वर्ष बाद पुनः दिखाई देता है। नोट कर लीजिए, नोट कीजिए इसे।
अब अगला जो पिंड है, आकाशीय पिंड, उसे बोलते हैं उल्का पिंड। बस इसके बारे में समझ ही काफ़ी है, मैंने पहले भी समझाया है। उल्का पिंड एस्टेरॉयड्स ये क्या है? आवारा पिंड है भैया, स्ट्रे आवारा पिंड। ये पृथ्वी है, ये आवारा पिंड उल्का पिंड है। जब पृथ्वी के पास जाएगी तो पृथ्वी से अपने को खींचेगी। ये पृथ्वी का वायुमंडल है। जैसे ही ये पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा, तैसे ही क्या होगा, यहाँ पर घर्षण, फ्रिक्शन लगेगा और फ्रिक्शन से तापमान उत्पन्न हो जाएगा। ताप उत्पन्न हो जाएगा और यह इतना होगा कि इसमें आग लग जाएगी और ये जलता हुआ पृथ्वी की ओर भागेगा। तो हमें रात में ये टूटते हुए तारे की तरह दिखाई देते हैं। ये तारे नहीं होते बल्कि उल्का पिंड होते हैं। और रात को हम टूटते हुए तारे को देखते हैं, उससे अपनी मन्नत या मुराद मांगते हैं। वो तो खुद ही मर रहा है, पर चलो हम अपनी मन्नतें मांगते हैं उससे। पर मेरी सलाह है कि टूटते हुए तारे से बचना। कहीं ऐसा ना हो आपकी ओर को आ रहा हो और पूरा न जल पाए वो और आके माथे में लग जाए। कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऐसी घटनाएं बहुत बार हुई। जैसे अमेरिका के एक बार 2 जहाज़ों को उल्का पिंड ने नस्ते नाबूद कर दिया। अभी कुछ दिन पहले कोटा शहर में एक उल्का पिंड गिरा सुबह 4 बजे। तो लोग जो घूमने गए थे मॉर्निंग वॉक पर, उन्होंने देखा कि बहुत तेज़ रोशनी हुई, जैसे दिन निकल आया हो, और धम से आवाज़ हुई। हल्के भूकंप के झटके भी आए। ऐसे रूस में भी गिरा और ये उल्का पिंड गिरते रहते हैं। तो प्लीज़ टेक केयर हिमसेल्फ, योरसेल्फ। अपने आप को सावधान रखिए। टूटता हुआ तारा देखना भी है तो किसी पिलर की ओट में देखिए। ठीक है, आज की क्लास बस यहीं।